छोटा है, तो ये पूरा अगर हम लोग याद रखते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो जो डिसअलाउ है उसको नहीं इंक्लूड करना है, जो अलाउ है उसको इंक्लूड करना है, तो उससे आप इजीली समझ सकते हो क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है, ठीक है। बट फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द head of profit and the gain of the business or profession. Profit and the gain of the any business or profession on by the assessee at the any time during the period. मतलब जो भी प्रीवियस ईयर है उसी में होना चाहिए प्रॉफिट गेन, तभी वो माना जाएगा कि वो इनकम फ्रॉम, तभी वो कैलकुलेट होगा, मतलब ऐड होगा। इनकम derived by trade, professional or the other similar association from the specific ready to it member, मतलब वो ट्रेड से आना चाहिए या फिर प्रोफेशन से आना चाहिए या फिर सिमिलर ऐसे कोई एसोसिएशन से आना चाहिए। बाहर से आएगा तो वो उसको प्रॉफिट और गेन नहीं मानेंगे, बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट लाइसेंस, मतलब कोई भी जो प्रॉफिट हो रहा है सेल पे वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। बाय वे ऑफ कैश इज कंपल्सरी सपोर्ट एंड द ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, जो भी रिसीव होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कैलकुलेट होगा। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट, कोई भी परक्यूसिट आ रहा है, वेदर द कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइव फॉर एक्सेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो मनी में कन्वर्ट हो या ना हो पर वो गिना जाएगा। एनी इंटरेस्ट और सैलरी, बोनस, कमीशन और द रिमनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, मतलब फर्म से कुछ भी रिसीव हुआ है, फ्रॉम सच अ फर्म एनी सम रिसीव और रिसीवेबल इन अ कैश और काइंड अंडर द एग्रीमेंट फॉर नॉन कंपटीशन ऑफ द एक्सिक्यूटिव एनी सम इंक्लूडेड बोनस रिजर्व अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, लाइक समझो ये एक समझो कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है यहाँ के की मैन है, मतलब करता धरता सब कुछ मिस्टर एक्स है। और जो ये कंपनी है इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स का इंश्योरेंस करा के रखा है। इस कंपनी ने मिस्टर एक्स का जो की मैन इंश्योरेंस कराया है, उससे क्या होगा कि अगर कभी भी, अभी क्या होता है अगर कोई जैसे ये मिस्टर एक्स का जो शेयर है वो बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है और बाई चांस किसी वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से मिस्टर एक्स एक्सपायर कर गए, वो नहीं रहे, तो क्या होगा, सब लोग सोचेंगे कि मतलब जो मतलब इनके माइंड की वजह से पूरी कंपनी चल रही थी। सो सब अभी शेयर होल्डर सब घबरा गए, अब मिस्टर एक्स तो नहीं रहे, अब मेरे शेयर का क्या होगा। सो सब क्या करेंगे, फटाफट अपना शेयर लेने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, तुरंत कैपिटल जो है, जिस मतलब शेयर का वैल्यू रख के कैपिटल जो बनाया है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मिस्टर एक्स का, इसलिए जो ये कंपनी है वो मिस्टर एक्स का कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराती है, कीमैन इंश्योरेंस करती है। तो जो इसका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बन गया है, तो इससे क्या होगा, जब कुछ हुआ मिस्टर एक्स को तो कुछ पैसे जाएंगे इस कंपनी को, जो कि इस कंपनी को सपोर्ट करेगी, और कुछ पैसे इसके जाएंगे इसके फैमिली को, मिस्टर एक्स की फैमिली को, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करेगा, समझा। तो क्या होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये ज़्यादातर कंपनियां कराती हैं अपने कीमैन पर्सन के लिए। सो आगे देखते हैं। कम फ्रॉम द स्पेक्युलेशन 8 बिजनेस सेटल अदर देन द एक्चुअल डिलीवरी। 8 बिजनेस स्पेक्युलेटिव जो बिजनेस है उसमें भी मतलब वहाँ भी अलाउ होगा, ठीक है, अलाउ होगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंपटीशन ऑफ द business income. According to the section 29, the profit or the gain of the business or the profession are to be computed in the
accordance with the provision constructed in the section 30 to 44 DB. 30 to 44 DB तक का जो प्रोविजंस है, जो जनरल प्रिंसिपल है, वो बिजनेस इनकम का है. चलता है डिडक्शन. Rent rate, taxes, insurance, repair of the buildings. The rent of the cost repair undertake the borrowing received to premises occupied by tenant. मतलब जिस टेंडेंट ने ऑक्यूपाइड किया है वहाँ से जो रेंट आ रहा है वो. करंट रिपेयर्स ऑफ द premises occupied by the assessee otherwise than the tenant. मतलब जो ये क्या है, अपना जो जगह है उसको रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ पे से जो मिल रहा है वो. ठीक है. करंट रिपेयर्स ऑफ द प्रेमाइसिस ऑक्यूपाइड बाय द assessee अदरवाइज देन एज अ टेंटेंट. मतलब कि जो प्रेमाइसिस है वहाँ पे रह रहे या फिर असेसी है या फिर टेंटेंट है, मतलब भाड़े पे दिया हुआ है. लैंड रिवेन्यू, लोकल रेट और म्यूनसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ द डैमेज और distinct of the premises. If the rent premises, however, the capital expenditure on the repair will not be allowed. ये मेन पॉइंट है कि मतलब कुछ भी हो, ये सारे जो है मतलब रेंट रहेगा या फिर टैक्स कोई रहेगा या इंश्योरेंस है, रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग्स, यहाँ पे हम लोग को डिडक्शन अलाउ होगा. बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तो वो डिडक्शन कभी भी अलाउ नहीं होगा. ये सारा बस थियोरेटिकल है, सो इसको बस एक बार रीड कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा. और अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया तो उसके लिए ये अच्छा होगा. उसके बाद देखते हैं रिपेयर एंड द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी और द फर्नीचर. सेक्शन 31. ये सेक्शंस शायद पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेक्शन आएंगे. यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस द फॉलोइंग डिडक्शन इज अलाउड. मतलब कि बिजनेस के लिए ये सारे काम किया हुआ है तो ही डिडक्शन अलाउड होगा. अगर बिजनेस के लिए रिपेयर किया है, इंश्योरेंस कराया है या प्लांट एंड मशीनरी चेंज करवाया तो ही डिडक्शन अलाउड होगा. यहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड. कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस. क्या क्या कंडीशन होगा जब अपन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. कोई भी जाके मुंह उठा के डिडक्शन क्लेम कर देगा कि हाँ मेरा इतना बड़ा रिसिप्ट बना देगा और बोलेगा हाँ मेरे को इतना डिडक्शन मिलना चाहिए, तो क्या वो जो मतलब इनकम टैक्स वाला ऑफिसर है वो क्या डिडक्शन दे देगा? नहीं. कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके बाद ही डिडक्शन अलाउड किया जाता है. असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी. असेसी का ही असेट होना चाहिए. यूज़ और द रेडी टू यूज़ फॉर द बिजनेस पर्पस. या तो यूज़ करता हुआ होना चाहिए या फिर रेडी टू यूज़ होना चाहिए. देन बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट, दोनों असेट, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो. ब्लॉक ऑफ असेट. अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है? जस्ट लाइक एक इधर बहुत सारे ब्लॉक्स बनाती हूँ मैं. ये 10%, ये 20%, फिर ये वाला जो है ये 10% है और ये वाला फिर ये 20% है. तो क्या होगा, इनकम टैक्स क्या बोलता है कि ये दोनों को साथ में करो तो ये हो जाएगा एक 10% वाला, ये हो जाएगा 20% वाला. तो ये क्या हो गया, ब्लॉक ऑफ असेट, जिसमें एक से ज़्यादा असेट का सेम परसेंटेज डेप्रिसिएशन का रहता है वो. ठीक है, यहाँ देखते हैं, वही यहाँ पे रेड लाइन में लिखा हुआ है. नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर दोज असेट विच आर सोल्ड और द डिमोलिश. मतलब या फिर बिक चुका हुआ है या फिर ख़त्म हो चुका है, उसका इंटरेस्ट हम लोग नहीं ले, मतलब डिडक्शन हम लोग क्लेम नहीं कर सकते. इन अ केस ऑफ न्यूली ऑक्यूपाइड असेट फुल्ली डेप्रिसिएशन इट इज़ यूज फॉर द. मतलब अगर जो न्यू कोई भी सामान ख़रीदा है तो उसका हम लोग डेप्रिसिएशन तभी क्लेम कर सकते हैं जब भी 180 डेज अगर आप मतलब समझो 6 महीना से कम रहा तो सीधा बोल देंगे कि आधा ही डेप्रिसिएशन अलाउड, आधा ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं 50%. ठीक है. बट इफ़ 180 डेज से ज़्यादा रहा, नहीं मतलब आधे साल से ज़्यादा रहा तो फिर
फुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। या मंथ दिन ये गिनने का झमेला रखा ही नहीं, सीधा ऐसे ही कर दिया। In a case of new plant and machinery is occupied an additional depreciation at the rate of 20%। ये एक मतलब समझो सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन है। If assessee is engaged, if manufacturing of the goods of assessee is used for more than 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है, if below 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया तो पूरा मिल जाएगा, पर बिलो 180 डेज का 10% कम यूज़ किया तो कितना मिलेगा 10%, और ज़्यादा यूज़ किया तो कितना पूरा 20% मिला, बराबर वही है। ये आधा साल यूज़ किया तो 10% में हो गया, ये पूरा साल का इतना दिया हुआ था रेट डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे पूरा साल का लिया तो पूरा गिनना, ठीक है। चलते आगे। However, no deductions shall be allowed if deduction नहीं allowed होगा such a machine or plant is used earlier by any other person either with or outside in India। डेप्रिसिएशन क्लेम तब नहीं होगा जब मशीनरी को यूज़ कर रहा है आउटसाइड इंडिया में। सच अ मशीनरी और प्लांट इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और द रेसिडेंस इंक्लूडेड द गेस्ट हाउस। मतलब ये बिजनेस में नहीं यूज़ हो रहा, बाकी अदर कहीं भी यूज़ हो रहा तो नहीं अलाउड होगा। एनी सच अ ऑफिस अप्लायंस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगर वो ऑफिस का कोई सामान है या फिर ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है तो नहीं होगा। इफ़ एनी सच अ मशीनरी और प्लांट द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज़ अलाउड एज डेप्रिसिएशन इन एनी वन प्रीवियस ईयर, मतलब जहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट हो चुका है फिर भी उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कोशिश करे तो वो भी अलाउड नहीं होगा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, when the total depreciation is more than the available profit and excess is called as unabsorbed depreciation। मतलब depreciation profit से भी ज़्यादा है, claim कर रहा है कोई तो। It can be set off first with other business income and balance with any other income of the year, and if there is settled balance it can be uh, carry forward and added with the next year depreciation and treated like a depreciation of current year। अगर मतलब ज़्यादा पहले तो ट्राई करेंगे कि जो इधर पे डेप्रिसिएशन हुआ है उसको सेट ऑफ कर दे, बट अगर सेट ऑफ नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट ईयर के करंट ईयर का डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करेंगे और उसको लेस करेंगे। ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च है जहाँ पे एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन मैड है, परसेंटेज देख लो। 150 वाला याद कर लेंगे तो फिर ये 100 वाला ज़्यादा है, 150 वाला कम है, सो 150% वाले जो है वो सारे अगर याद कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा, डायरेक्ट फटाफट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 35D। Section on 35D deduction can be claimed by an Indian company, पहले तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, by a person other than the company who is residence of India, मतलब जो कंपनी का ओनर है वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए। any capital expenditure did before the commitment of a partition of a specific business, then such as expenditure is allowed as the deduction under the income tax in 5 equal installment subject to maximum amount eligibility for depreciation। अगर कोई और इधर देखते पहले ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। 5% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो विच एवर इज लेस, मतलब इन दोनों में से जो कम होगा उसको ही यूज़ करेंगे, उस पर ही मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। किसमें? केस ऑफ कंपनी असेसी, ये सारे केस बनने चाहिए। पहला
इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रोटेक्ट द स्टॉक, मतलब जो प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, या बोनस और कमीशन ऑफ एम्प्लॉय, बोनस और कमीशन जो एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं उसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, इंटरेस्ट मिल रहा है जो बोरोइंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये सारे पढ़ते जाओ बस। बैड डेथ एक्चुअली रिटर्न ऑफ एस इररिकवेबल और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, बैंक, ये सब ना कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट को जो ट्रीट करती है वो सारे हैं, मतलब कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, पर ये वही है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 5% ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में जो लेस होगा उस वही एक्सपेंस सेक्शन 35D कवर करता है, डिडक्शन मिलता है। जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर, देखो कौन कौन से पॉइंट्स है। पहला, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी इन अ प्रीवियस ईयर में असेसी का जो एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है, एक्सपेंस रिलेटेड टू द असेसी बिजनेस, मतलब उसके बिजनेस से होना चाहिए। एक्सपेंस शुड नॉट बी अ कैपिटल इन नेचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। एक्सपेंस शुड नॉट बी अ पर्सनल इन नेचर, मतलब असेसी का पर्सनल कोई एक्सपेंडिचर रहा तो उसको हम लोग नहीं जोड़ने वाले यहाँ पे। एक्सपेंस शुड नॉट बी कवर्ड बाय स्पेसिफिक डिडक्शन, यहाँ सारे डिडक्शन में कहीं भी कवर नहीं हुआ होना चाहिए। शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब कुछ ऐसा कोई क्राइम किया हुआ है और या फिर जो मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको बेचना ही अलाउड नहीं होता पर इनकम टैक्स में कवर्ड होता है, तो यहाँ पे भी देन द अलाउ एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। इन सब के अलावा जो भी रहा तो डिडक्शन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैड डेथ रिकवरी, अर्लियर अलाउड नॉट टैक्सेबल, मतलब जो अर्लियर अलाउ हुआ है बैड डेथ वो टैक्सेबल नहीं होगा। अर्लियर नॉट अलाउड, नाउ नॉट टैक्सेबल, अर्लियर अलाउड नहीं है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। डेप्रिसिएशन एज पर ITA, जो वहाँ पे हम लोग ने फुल में पढ़ा, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आइडिया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ असेट मेथड फॉर द डेप्रिसिएशन, ये हम लोग ने पीछे पढ़ा कि इनकम टैक्स जो है वो फॉलो करता है कौन सा, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। ब्लॉक ऑफ द सेट ऑफ असेट विद द सेम डेप्रिसिएशन रेट, सेम डेप्रिसिएशन रेट के एक साथ आएंगे। SLM इज नॉट अलाउड वाइल द कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर इनकम टैक्स पर्पज, ओनली WDV इज अलाउड। इफ़ असेट इज़ यूज़ फॉर, ये जो असेट यूज़ करने वाला वहाँ पे लिखा था, लेस देन द 80 डेज ऑफ ईयर तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया हुआ तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ओनली इफ़ द ब्लॉक ऑफ असेट एक्सेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईयर 31 मार्च, ठीक है। ये कैलकुलेशन होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WDV ब्लॉक्स, फिर उसमें प्लस करेंगे परचेस, लेस करेंगे सोल्ड जितना हुआ है, डेप्रिसिएशन WDV पे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन रेट जो भी जितना % दिया रहेगा वो यहाँ पे, फिर वो डेप्रिसिएशन कितना वो करना है वो आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्लियर, बराबर। और पूरे चैप्टर का मैं PDF वो फ़ोटोज़ लास्ट में स्टिक कर दूँगी, सो आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो और वापस रिवीजन के लिए पढ़ सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये सब बस शॉर्ट नोट्स के लिए हम लोग ने पूरा रिवीजन किया। अदरवाइज़ अगर हम लोग ये पूरा याद कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आधा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग का। फिर ये फॉर्मेट याद रखना ज़रूरी है। इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, सो इनडायरेक्ट मेथड एकदम प्रॉपर गो थ्रू करो और सम सॉल्व करो। जितने ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे उतना अच्छी प्रैक्टिस होगी और आराम से
कोई भी क्वेश्चन कर सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पे इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।